कभी सोचा है कि इमारतें सिर्फ रहने की जगह ही नहीं बल्कि इतिहास की जीती जागती गवाह भी होती हैं? आज हम भारत की कुछ ऐसी ही शानदार इमारतों की कहानी में उतरेंगे जिन्हें यूरोपीय शक्तियों ने बनाया था और जिनके पत्थरों में देखा जाए तो एक पूरे युग का इतिहास लिखा हुआ है। असल में ये सिर्फ ईंट और गारे की बनी चीजें नहीं हैं, ये अपने दौर की गवाह हैं जो हमें बताती हैं उस जमाने की शक्ति, संस्कृति और महत्वाकांक्षा की कहानियां। तो चलिए इन पत्थरों में छिपे इतिहास को एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जब भारत एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। मुगल साम्राज्य की चमक अब पहले जैसी नहीं रही थी और समुंदर के रास्ते पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश जैसी नई यूरोपीय ताकतें यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। और उन्होंने न सिर्फ इतिहास का रुख बदला बल्कि भारत के शहरों का नक्शा भी हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है पुर्तगालियों के साथ। वो भारत आने वाली पहली बड़ी यूरोपियन शक्तियों में से थे और वो अपने साथ लाए थे इबेरियन प्रायद्वीप की एक खास तरह की वास्तुकला। ये भारत के लिए बिल्कुल नई चीज थी, एक ऐसा अध्याय जो यहाँ की इमारतों की बनावट को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो पुर्तगालियों ने भारत को बारोक शैली से मिलवाया। देखिए, ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें बनाने की कला नहीं थी, ये असल में सत्ता का एक प्रदर्शन था। इसके जो घुमावदार डिजाइन्स हैं, भव्य सजावट और वो नाटकीय रूप, सब कुछ चर्च की ताकत और उसके वैभव को दिखाने के लिए ही था। और अगर इसका सबसे शानदार उदाहरण देखना हो तो वो है गोवा का से कैथेड्रल। 1619 में बना ये चर्च पुर्तगाली गॉथिक स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी सबसे खास बात है यहाँ का गोल्डन बेल, जिसकी गूंज आज भी सदियों पुरानी उस भव्यता की कहानी सुनाती है। लेकिन पुर्तगालियों का असर सिर्फ एक चर्च तक ही सीमित नहीं था। गोवा से लेकर दीव तक उन्होंने कई शानदार चर्च और बहुत मजबूत किले बनवाए। इनमें से गोवा का बॉम जीसस बेसिलिका तो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये सभी इमारतें उस बरोक शैली की एक स्थायी विरासत हैं। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। जहाँ बाद में आए अंग्रेजों ने अपनी इमारतों में भारतीय स्टाइल को भी थोड़ी जगह दी, वहीं पुर्तगालियों ने पूरी तरह से अपने पश्चिमी डिजाइन्स को ही बनाए रखा। उनकी वास्तुकला कह सकते हैं अपनी पहचान को थोपने का एक जरिया थी, न कि संस्कृतियों के मेल का। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और फ्रांसीसियों के दौर में पहुंचते हैं। उनकी सोच सिर्फ एक एक इमारत बनाने तक सीमित नहीं थी, वो तो पूरे के पूरे शहर को एक व्यवस्थित तरीके से डिजाइन करने की सोच रखते थे। फ्रांसीसियों का योगदान वास्तुकला में एक नया ही मोड़ लेकर आया। उन्होंने पौंडीचेरी और चंदननगर जैसे शहरों को एक साइंटिफिक तरीके से बसाया। मतलब वहाँ की सड़कें एक दूसरे को सीधी लाइन में राइट एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल एक चेसबोर्ड की तरह। ये उस जमाने के हिसाब से शहर बसाने का एक बहुत ही मॉडर्न तरीका था। फ्रांसीसी वास्तुकला में एक बहुत ही दिलचस्प दोहरापन है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। एक तरफ तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी बड़ी भव्य इमारतें बनवाईं, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के लिए बिल्कुल सादी और मॉडर्न इमारतें भी तैयार कीं, जिन्हें गुमनाम वास्तुकला कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें कोई दिखावा नहीं था। पुडुचेरी का सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च फ्रांसीसी डिजाइन का एक जीता जागता उदाहरण है। इसकी बनावट में फ्रांसीसी वास्तुकला की बारीकियों और उनकी सुरुचिपूर्ण शैली को साफ साफ देखा जा सकता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां ब्रिटिश और भारतीय शैलियों के मिलने से वास्तुकला की एक पूरी तरह से नई भाषा ने जन्म लिया। तो ये इंडो गॉथिक स्टाइल आखिर बना कैसे? इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। सबसे पहले गॉथिक वास्तुकला का बेस लिया गया, उसमें पारंपरिक भारतीय और फारसी डिजाइन्स के तत्व मिलाए गए और नतीजा था एक शानदार और बिल्कुल अनोखा इंडो सारासेनिक फ्यूजन। इस स्टाइल की खासियत क्या थी? इमारतें बहुत विशाल थीं, उनकी दीवारें पतली थीं, मेहराब नुकीले थे और खिड़कियां काफी बड़ी बड़ी थीं। लेकिन सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात थी लोहा, स्टील और कंक्रीट जैसी मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल, जिसने वास्तुकला को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और इस संगम का नतीजा कितना शानदार था, ये तो इन तस्वीरों में साफ दिखता है। कोलकाता का भव्य विक्टोरिया मेमोरियल और मुंबई का आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों इमारतें इंडो गॉथिक स्टाइल की सबसे बड़ी मिसालें हैं, जो आज भी भारत की शान बढ़ा रही हैं। चलिए अब ब्रिटिश वास्तुकला के आखिरी दौर में चलते हैं। ये वो दौर था
जब एक मजबूत साम्राज्य अपनी ताकत का एक बहुत ही भव्य प्रदर्शन कर रहा था। हुआ ये कि साल 1911 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और इस बदलाव के साथ ही वास्तुकला का मिजाज भी बदल गया। अब उस मिलीजुली इंडो गोथिक स्टाइल की जगह एक नई, ज्यादा भव्य और शाही नव रोमन शैली ने ले ली। इस नई स्टाइल की अपनी अलग पहचान थी। इमारतें तो बहुत विशाल थीं, लेकिन उनमें कला से ज्यादा शाही रुतबे पर जोर दिया गया। गोलाकार इमारतों का चलन बढ़ा और उल्टे गुंबद जैसी नई डिजाइन्स देखने को मिली, जिनका सबसे अच्छा उदाहरण हम आज के सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में देख सकते हैं। और इस शाही वास्तुकला का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा राष्ट्रपति भवन। इसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और शान का एक ऐसा स्मारक बनाने के इरादे से डिजाइन किया था जो हमेशा याद रखा जाए। नई दिल्ली की इस वास्तुकला को उस जमाने में अक्सर हिंदुस्तान का रोम कहा जाता था। ये शब्द अपने आप में ही उस शाही महत्वाकांक्षा को बताता है जो इन इमारतों को बनाने के पीछे थी। तो अगली बार जब इन ऐतिहासिक इमारतों को देखने का मौका मिले, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा कि अगर ये दीवारें बोल सकतीं, तो ये हमें शक्ति, टकराव और संस्कृतियों के मेल की कौन सी अनकही कहानियां सुनातीं।